नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। प्रदेश में पेपर लीक मामला और युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया बयान चर्चा का केंद्र बन गए हैं। सीएम के दिए गए एक बयान पर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पलटवार किया। साजिश के तहत राज्य को अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं और जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम है वो अनवरत रूप से न हो। रेप कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल तो हैं। अंकिता भंडारी का रेप करने वाले अर्बन नक्सल तो हैं। नकल करवाने वाले हाकम सिंह, संजय धारीवाल, धर्मेंद्र सिंह चौहान, ये अर्बन नक्सल तो है। कौन है ये लोग? बतावें मुख्यमंत्री जी। अगर इनके अलावा और नाम उनको पता है, कोई गिरोह का सरगना पता है, तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए अर्बन नक्सल कौन है इस राज्य के अंदर। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले इनके लोग, पूरे प्रदेश में पर्चा लीक करके राज्य के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेलने वाले इनके लोग, पूरे प्रदेश के अंदर जो तमाम आपराधिक गतिविधियां हो रही है, खनन के तमाम मामले आ रहे हैं, उसमें कौन लोग? उसमें भाजपा के लोग। तो अर्बन नक्सल वही तो है, मेरे ख्याल से उन्हीं को कह रहे होंगे। उनके अलावा अगर अर्बन नक्सल और कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है तो राज्य की सरकार क्या कर रही है? मूंगफलियां छिल रही है। क्या कर रही है? राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, आईबी उनकी, एलआईयू उनकी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सारी पुलिस, सारी फौज आपकी, और उसके बाद अर्बन नक्सल काम कर रहे हैं राज्य में, तो भैया चुल्लू भर पानी लो भाजपा के लोगों और डूब मरो। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जितने भी कानून उत्तराखंड में लाए गए, खासकर सख्त कानून था, एक शक्ति तो है जो उस कानून को भी दूषित करने का काम कर रही है। एक व्यक्ति कई जगह फॉर्म भरता है, मोबाइल अंदर पहुंचाता है, उसके बाद पेपर को बाहर करता है। आखिरकार इतने सख्त कानून के बाद भी इस प्रकार के हरकतें किसी षड्यंत्र के साजिश ही नजर आती है। और इस प्रकार का जब कानून के खिलाफ चीजें खड़ी करते हैं तो अर्बन नक्सली इसी को कहते हैं। इस प्रकार के तत्व एक शंका मुख्यमंत्री व्यक्त की है और प्रदेश सरकार उन जिस बात पर विचार करती है, कड़ाई के साथ ऐसे लोगों से निपटने का काम है और सरकार के हर निर्णय पर जनता का विश्वास है। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में पेपर लीक का मामला भले ही शांत होता हुआ दिखाई दे रहा हो, जो पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संगठन धरने पर बैठे थे, उनकी मांगे जो सरकार ने मानी, उसके बाद ये मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और अपना हित साधने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो अर्बन नक्सली गैंग के जो लोग हैं वो प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में कई तरीके की बहस छिड़ गई है और सियासी बहस जो है एक तरीके से इन मुख्यमंत्री के बयानों के बाद छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। बेरोजगार युवा जब धरने पर बैठे थे तब भी कई तरीके की बातें चली और जो उसमें प्रदर्शन में लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की बात हो, कुछ कांग्रेस के नेता भी वहां पर गए। हालांकि जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वहां से दूरियां भी बनाई। और सबसे मेन बात अगर कही जाए तो जिन लोगों ने बेरोजगार संघ छोड़ा था उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने बेरोजगार संघ छोड़ने का उनका कारण यही था कि 2027 में वो चुनाव लड़ सके। और कुछ लोग जो है 2027 में अब चुनाव भी जो है वो लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बेरोजगार संघ छोड़ा था, चाहे वो बॉबी पमार की बात हो या कुछ अन्य लोगों की बात हो। तो ऐसे में उन लोगों का दोबारा इस आंदोलन में शामिल होना और यहाँ आंदोलन में बैठना, इस बात को भी कई तरीके की बातें इससे भी चली और ये बातें
प्रदेश में उठने लगी कि युवाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है और एक नैरेटिव जो है तैयार किया जा रहा है इस पेपर लीक मामले के चलते। तो ऐसे में उसके बाद अब जो है ये इस तरीके की बातें भी हुई और एक नैरेटिव की लड़ाई अब प्रदेश में छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के जो बयान ये रहे, इससे बहस तो छिड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस नैरेटिव को देखते हुए जो बातें चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा कि इस तरीके का नैरेटिव जो है वो प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मामले को जो है मैनेज करती हुई दिखाई दे रही है। अब युवाओं को जो साधने का प्रयास लगातार जो किया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग युवाओं को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उसको समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम ये आगे बढ़ाया है और एक दांव कहें इस ये जो है वो चला है। लेकिन अब युवाओं पर इसका कितना असर पड़ता है, इस बात का कितना इफेक्ट पड़ता है, 2027 में ये बात कितना असर डालती है, जो नैरेटिव की लड़ाई प्रदेश में अब छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये 2027 में कितना आगे बढ़ती है और कितना इसका असर होता है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। और किस दल को इसका क्या लाभ मिलता है, ये भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। और क्या कुछ सियासी समीकरण इससे प्रदेश में तैयार होते हैं, क्या कुछ नए समीकरण इससे बनते हैं, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। प्रदेश में यूके SSC पेपर लीक मामले में एक्शन लेते हुए सीएम धामी ने सीबीआई जांच की रिपोर्ट के बाद पेपर को रद्द कर दिया है। तो वही इस आंदोलन कर रहे युवा भी मुख्यमंत्री के इस फैसले की प्रशंसा करते हुए नजर आए, लेकिन बावजूद इन सबके राजनीति में थमने का इसको लेकर नाम नहीं आ रहा नजर। कांग्रेस सीएम के इस फैसले के पीछे कांग्रेस के प्रदर्शन को वजह बताया जा रहा है, जिस पर कि अब बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन महज एक दिखावा था। कांग्रेस ने कभी युवा हित में कार्य नहीं किया, इसलिए कोई भी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं है। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन सब ने देखे हैं, वो युवाओं के साथ कितना खड़े रहे ये भी सबने देखा है। युवाओं के हित में कांग्रेस ने कभी कोई कार्य नहीं किया, और जितने भी उनके धरना प्रदर्शन होते हैं, युवा कहाँ दिखाई देता है उनका। कौन से दबाव की बात कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस अपने ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, अपने ही नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। युवा उनके साथ नहीं खड़ा, मातृशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी, जनता उनके साथ नहीं है, और उसके बावजूद वो जो है एक हास्यास्पद सा लगता है ये कहना कि हमारे दबाव में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि युवाओं के लिए मैं सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। तो ये आप भली भांति जानते होंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी कितने संजीदा और कितने गंभीर युवाओं के जो ये नकल वाला जो प्रकरण था इसके लिए कितने गंभीर थे, और उन्होंने स्वयं जाकर के युवाओं के बीच में उनसे वार्ता करी और उनकी भावनाओं के साथ जुड़ करके उनकी जो मांगे थी उनको मानने का काम किया। तो कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे, कांग्रेस इस खुशफहमी में ना रहे कि उनका किसी दबाव के कारण। देखिए, जनता के हित में जो भी होगा सरकार करेगी, युवाओं के हित में जो भी करना पड़ेगा वो सरकार करेगी। और पुष्कर सिंह धामी जी का तो संकल्प ही है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है। तो कांग्रेस को युवाओं के ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने घर में पहले झांक करके देख ले कि वो अपने नेताओं पर कितना दबाव बनाने का काम करते हैं। तो वहीं यूके SSC पेपर लीक मामले में हाकम सिंह का नाम सामने आया। ये वही व्यक्ति है जिसका नाम पहले भी उत्तराखंड के बड़े पेपर लीक कांडों में सामने आ चुका है। दरअसल 20 सितंबर को परीक्षा से एक दिन पहले देहरादून पुलिस और STF ने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप था कि वो फिर से परीक्षा से पहले पेपर लीक कराने की फिराक में था। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच हाकम सिंह को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं के साथ हाकम सिंह की तस्वीरें हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हाकम सिंह को बीजेपी समर्थित बताया जा रहा है। देखिए, अगर हाकम सिंह की बात करेंगे तो ये तो कांग्रेस ही बता देगी कि कितनी दावत उन्होंने हाकम सिंह के घर पे खाई होंगी अपने टाइम में। कांग्रेस के समय पर आप जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है कि जितने भी नकल कराई जाती थी या पैसे लिए जाते थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या एक भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार या कोई नकल के नाम पर कांग्रेस ने पकड़ने का काम किया अपने टाइम पर? हमेशा उनको संरक्षण देने का काम किया, हमेशा उनको बचाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचारी हो और चाहे नकल कराने वाले हो। नकल कराने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे, नकल करवाने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे। तो आज जब हमारा एक कठोर कानून बना है जिसके तहत हाकम सिंह हो या हाकम सिंह से बड़ा भी कोई हो, वो भी जेल में गया है, अधिकारी भी जेल में गए हैं, कर्मचारी भी जेल में गए हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के अंदर बेचैनी और बौखलाहट है, ये सिर्फ इसलिए है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ऐसे ऐसे नियम और ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके तहत जो लोग बरसों बरसों तक नासूर की तरह प्रदेश को चाटने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उसमें कांग्रेस के भी वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार किया करते थे लंबे समय से, तो इस नासूर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसीलिए कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी बेचैनी है। हाकम सिंह के साथ कांग्रेस का कोई नेता हो शामिल, संजय धारीवाल के साथ हो शामिल, धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ हो शामिल, इस पेपर लीक में गणेश मारतोलिया के साथ हो शामिल, नाम खुलासा कर दो, उसके खिलाफ सबूत ले आओ, उसको भी जेल भेज दो। हम कहीं रोक रहे हैं आपको? सीबीआई की जांच आपने संस्तुति करी, सीबीआई की जांच क्या शुरू हो गई? पेपर आपने रद्द किया। हमने कहा था कि भैया सबसे पहले हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करो, पता लगाओ पेपर लीक किसने किया, कहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ, कहां से वो उस प्रोफेसर के पास गया, उस प्रोफेसर ने किसको भेजा, किस किस ने इसको वायरल किया, ये सीबीआई की जांच में पता लगेगा। और आज बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़ी बधाइयां दी जा रही है, बड़ा आभार व्यक्त किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, नकल जिहाद किसने बोला था? अर्बन नक्सल किसने बोला था? ये देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, सनातन विरोधी है, किसने बोला था? ये माफी मांगी क्या? आप पीठ थपथपा रहे हो, गहलोत साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर्चा कैंसिल कर दिया, नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी, हमने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, जांच तो अभी शुरू हुई नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या आपने राज्य भर के उन नौजवानों से, नेताओं से नहीं कह रहा हूं मैं, नेताओं से आपने फूल का गुलदस्ता ले लिया हो, उनको माफी मांग ली हो, अलग बात है, पूरे प्रदेश के उन नौजवानों से जो 8 दिन तक परेड मैदान में बैठ करके नारे लगा रहे थे, पेपर चोर गद्दी छोड़, आपने उनको अर्बन नक्सल कहा था, आपने देशद्रोही कहा था, आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा था, आपने कांग्रेस के एजेंट कहा था, ये सारी बातें कही थी, तो क्या आपने माफी मांग ली उन लोगों से? इस सवाल का जवाब है क्या? दे जवाब। वोट चोर गद्दी छोड़ मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नारनौंदिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन और घेराव किया। इसी के साथ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार से निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रही है, पूरे देश में जनता को जागरूक कर रही है। राहुल गांधी जी ने जब से कर्नाटका की एक लोकसभा सीट के एक असेंबली सेगमेंट में वोटों की चोरी को साबित किया है, पूरे देश की जनता में एक इस समय संदेह है, और उस संदेह को सबसे पहले देश के अंदर जो साबित हुआ वो चंडीगढ़ में हुआ। मेयर के चुनाव में अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर घोटालेबाजी करी, घपलेबाजी करी, गिनती में गड़बड़ी करी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय के अनुसार चंडीगढ़ में दोबारा वहां पर नतीजा घोषित किया। इसी तरह से दूसरी चोरी जो साबित हुई है देश के अंदर, वो उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में पंचायती राज के चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिख करके बाकायदा पंचायती राज एक्ट की अवहेलना करी, और 2 जगह या 2 से ज्यादा जगह जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है उन लोगों को अनुमति दे दी चुनाव लड़ने की। हाईकोर्ट में जब लोग गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायती राज एक्ट का ये पूरा उल्लंघन है, स्टे कर दिया। स्टे के बाद वो दोबारा हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को अपहेल्ड किया और राज्य के निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया कि वो पंचायती राज एक्ट का पालन करे। पालन नहीं हुआ, कोर्ट की अवमानना हुई। लोग 2 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम था चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए, बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। इसके खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी की इंतहा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि 6 बार राज्य निर्वाचन आयोग का जो वकील है वो हमको प्रेशर करता रहा कि इस पे कोई निर्देश दे दीजिए।
हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वह स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें। इसका उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ाना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत जो हमने सोचा है, विचारा है और हमें क्रियान्वयन में लेकर आना है और 2047 तक में विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए स्वदेशी का ही एक सिद्ध फार्मूला है जिस पर हम सब लोगों को काम करना चाहिए। स्वदेशी का मतलब देश में ही उत्पादित और देश में ही उसकी खरीद की जाए, ये उसका मेन भाव है। और मैं समझती हूँ कि लोकल फॉर वोकल होने की आवश्यकता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर कार्यशालाएं हो रही हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं को इस बात से अवगत कराया जा रहा है और वो भी जन जागरण पूरे समाज में इस तरीके का करेंगे कि जो स्वयं से वे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि वे स्वयं स्वदेशी को अपना रहे हैं, स्वदेशी ले भी रहे हैं, स्वदेशी कारीगरों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो अर्थव्यवस्था होगी वो भारत की वो मजबूत होगी। तो उसी दृष्टि का कार्यशाला में प्रतिभाग रहा और मैं समझती हूँ कार्यशाला के प्रतिभाग के साथ में निश्चित रूप से हम सब लोग ने वो संकल्प लिया है। हरिद्वार में नवनियुक्त सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने अपने पद का चार्ज संभाल लिया है। इसी को लेकर विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही चार्ज संभालने के बाद सीडीओ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात की और अपनी प्राथमिकताओं में मनरेगा, यूसीसी रजिस्ट्रेशन और अन्य विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प जताया। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी स्कीम्स चल रही हैं और मनरेगा को फोकस करने का प्लान रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर करने का प्रयास रहेगा और यूसीसी का जो अभी इनरोलमेंट चल रहा है उसमें प्रगति लाने का प्रयास रहेगा। जो भी एनजीओज़ हैं और जो हमारे सोशल वर्क में हमारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं, ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हम इनवाइट करते हैं। हरिद्वार चूँकि काफ़ी एक विविधता भरा जनपद है और सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है और पुराना जो मेरा अनुभव है वो निश्चित रूप से हमारे इसमें जो विकास के प्रदर्शन है उसमें काम आएगा। देहरादून के कुम्हार मंडी में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं स्थानीय कुम्हार मिट्टी के रंग बिरंगे दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और करवे बनाने में व्यस्त हैं। हालांकि भारी बारिश और मिट्टी की कमी चुनौती बन रही है। इसी को लेकर लोग स्थानीय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों से भी दिए मंगाए जा रहे हैं। लेकिन कुम्हार मंडी की मिट्टी की वस्तुएं अभी भी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा यानी दीपावली का त्योहार आते ही मिट्टी के बने सामानों की मांगे बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए आज देखें मैं पहुंचा हूं देहरादून में, राजधानी देहरादून में, जहां पर मिट्टी के बने बर्तन, सामान, दिए बिक रहे हैं, गुल्लक बिक रहे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मिट्टी से बनी चीजें यहाँ पर बिकती है। यूं तो यदि बात करें तो कई लोग खरीदार यहाँ पर आते रहते हैं, मिट्टी के बने सामानों को खरीदते हैं, बर्तनों को खरीदते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के सामानों में कलाकारी भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यह जो बनी है इसमें काफी कलाकारी देखने को मिल रही है, शुभ लाभ दिखा मिल रहा है और वहीं पर कई दिए ऐसी हैं जिसमें कलाकारी देखने को मिलती है। वहीं यदि बात की जाए कि इन कलाकारी में काफी मेहनत लगता है कुम्हारों को इन कलाकारी को करने में, दिए को बनाने में भी कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है, तब जाकर के दिया बनाया जाता है। और यदि बात करें मिट्टी की तो अमूमन लोग जानते होंगे कि मिट्टी से ही दिया बनता है। बिल्कुल, दिया तो मिट्टी से ही बनाया जाता है, लेकिन ये मिट्टी जो होती है खास प्रकार की मिट्टी होती है और इन्हीं खास प्रकार की मिट्टी से इस प्रकार का दीपक या अन्य मिट्टी के उपकरण बनाए जाते हैं।
वहीं पर इसे बनाने में करीब 3 से 4 दिन का समय कुम्हार को लग जाता है। चूंकि बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि इसे एक साँचा में ढाला जाता है, उस अनुसार उसके बाद इसको धूप में सेका जाता है, और धूप में यदि धूप नहीं होती है तो चिमनी भट्टे के माध्यम से इसे सेका जाता है। तो मिट्टी कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यह जो है मिट्टी अलग खास तरीके की एक मिट्टी आती है। लेकिन यदि बात करें तो कुम्हारों से भी बात जब की गई तो उन्होंने काफी दिक्कत बताई, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो अलग विशेष प्रकार की एक मिट्टी होती है। तो वहीं पर इस मिट्टी के दाम बढ़ गए हैं, इस बार करीब 13 से 14 हजार रुपए प्रत्येक ट्रैक्टर हो चुके हैं, जबकि पिछली बार की बात करें तो यह मात्र 5,000 रुपए थी। फिलहाल सरकार को इस पर जरूर कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुम्हार वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि यदि सरकार ध्यान नहीं देती है और मिट्टी के दाम कम नहीं होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इस पर रेक भी लग सकता है, यानी इसको बनाने पर कुम्हार रोक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी खर्च भी होती है और मुनाफे बिल्कुल नहीं होते हैं। वही सरकार के द्वारा, धामी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, वो लगातार आते भी हैं, मिट्टी के दीपक भी खरीदते हैं, दिए भी खरीदते हैं और वो प्रोत्साहित भी करते हैं। खास करके मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का तर्ज है उसके तहत भी इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि कुम्हार की यहाँ पर मेहनत लगती है, मिट्टी वो भारत का ही मिट्टी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो मिट्टी के बर्तन होते हैं यह रिसाइकिल हो जाते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों से भी अपील करती है जनता टीवी कि वो मिट्टी के बने दिए, मिट्टी से बने बर्तन खरीदें, ताकि कुम्हार को भी रोजगार मिले, मुनाफा हो और अपने देश का पैसा देश में ही रहे। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। दीपावली से पहले देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर विभाग की टीम मिठाई, दूध, मक्खन और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच में जुटी है। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में अब तक 65 सैंपल लिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश और रुड़की से आया दूध, घी और मावा के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। इस पर रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और फिलहाल अभियान दीपावली तक जारी रहेगा, ताकि मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सके। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम लोगों ने जो बड़ी कार्रवाई है, एक ऋषिकेश क्षेत्र में जो है, जो कि रुड़की क्षेत्र से घी और मलाई ला रहा था बड़ी क्वांटिटी में, तो उसको हमने संदेह के आधार पे जो है नमूना घी का और मलाई का जांच के लिए लिया है। और अभी हमने एक स्टोर से जो है संदिग्ध के आधार पे जो मिठाई स्टोर कर रखा था उसने, तो अभी 6 सैंपल उसके हमने जांच के लिए लिए हैं और ये पूरी संपूर्ण दिवाली तक कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। चलिए इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हाईवे पर खड़ी जेसीबी मशीन से तेज रफ्तार बस टकरा गई है। यह दर्दनाक हादसा जहां जेसीबी से बस टकरा गई, हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तेज रफ्तार का कहर, लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से सभी घायल बताए जा रहे हैं। वही सूचना मिलते ही पुलिस और राहत की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अहम जानकारी सड़क हादसे से जुड़ी, जहां दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।